नमस्कार, स्वागत है आपका भारत उदय में। चाइना लंबे समय से ग्लोबल ग्रोथ का इंजन रहा है। चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, लेकिन हाल के समय में इसकी आर्थिक मंदी ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। दुनिया का प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है कि चाइनीज इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 5% से कम रहेगी। पिछले ही हफ्ते चाइना की करेंसी युआन 16 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर गिर गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के पीछे कुछ कारण हैं, जिसे इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे। अंत में यह भी जानेंगे कि भारत पर इन सब गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे भारत इसे अपने लिए एक संभावना या अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल सकता है। चाइना की इकोनॉमी में कमजोरी आने के पीछे पहला कारण है जीरो कोविड स्ट्रैटेजी। जीरो कोविड स्ट्रैटेजी के वजह से लॉकडाउन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। इससे रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल सप्लाई चेन में भी उथल पुथल देखने को मिला, क्योंकि चाइना विश्व का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। इससे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़े। पश्चिमी देश मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे देशों में संभावनाएं तलाशने लगे। अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता की वजह से जो कंज्यूमर डिमांड था वह भी कम हुआ। चाइना के एक्सपोर्ट्स में जून 2023 में 14.5% की गिरावट आई है और इंपोर्ट्स में 12.4% की गिरावट देखने को मिली। जब से इकोनॉमी को फिर से खोला गया है, इकोनॉमिक रिकवरी में कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी 21.3% के स्तर पर है। इससे चाइना में डिफ्लेशनरी ट्रेंड भी देखा गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। सुनने में लगता है कि ये अच्छी खबर है, लेकिन जब इकोनॉमी में प्राइसेस गिरने लगते हैं तब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन को कट कर देती हैं। कम उत्पादकता की वजह से कम मुनाफा होता है, जिसकी वजह से जॉब कट्स होते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। इससे आर्थिक वृद्धि दर भी प्रभावित होता है। दूसरा कारण है चाइना में हाउसिंग सेक्टर का पतन होना। हाउसिंग सेक्टर चाइना की जीडीपी में 30% का हिस्सा रखता है। एवरग्रांड, जो चाइना का एक प्रमुख प्रॉपर्टी डेवलपर था, उसे पिछले 2 सालों में $81 बिलियन का नुकसान हुआ है। कंट्री गार्डन, जो कि चाइना का प्रॉपर्टी डेवलपर है, उसने भी डिफॉल्ट किया है। कंट्री गार्डन 2 इंटरेस्ट पेमेंट्स को करने में असक्षम रहा और ऋण का भुगतान नहीं करने के वजह से उसे डिफॉल्ट करना पड़ा। इस तरह के डिफॉल्ट्स चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस की तरफ इशारा करते हैं। इससे इन्वेस्टर्स की भी चाइनीज इकोनॉमी में विश्वसनीयता में कमी आई है और कुछ समय के लिए चाइनीज अर्थव्यवस्था में निवेश करने से ये इन्वेस्टर्स बचेंगे। इस नेगेटिव सेंटिमेंट से भी आर्थिक वृद्धि दर में कमी देखने को मिलेगी। तीसरा कारण है चाइना में लोकल गवर्नमेंट का डेट बहुत ज्यादा होना। रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है और लैंड सेल्स में भी कमी आई है। प्रॉपर्टी सेक्टर में नुकसान की वजह से एक मेजर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिली है। अगर लैंड सेल्स नहीं होते हैं तो लोकल गवर्नमेंट को नुकसान होता है और उन पे और ऋण चढ़ता है। लोकल गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वह चाइनीज बैंक्स पर भी दबाव डाल रहा है। इससे ही जुड़ा हुआ चौथा मुद्दा है जिससे कि चाइना के विकास दर में कमी आई है, वह है बैंकिंग सेक्टर का वल्नरेबल होना। बैंकों ने जिन प्रॉपर्टी डेवलपर्स को कर्ज दिए थे वे डिफॉल्ट कर चुके हैं। उसका असर चाइना के बैंकिंग सिस्टम पर भी पड़ा है। चाइना में 5 बैंक्स ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं। इससे 4 लाख लोगों को फर्क पड़ा है। उनके डिपॉजिट्स को भी फ्रीज किया गया है। अगर बैंक्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं तो हर एक डिपॉजिटर को $73,000 देने होंगे। बैंक्स की इनएफिशिएंट फंक्शनिंग यानी कि अकुशल कार्य प्रणाली, भ्रष्टाचार की वजह से ये बैंक्स इस तरह के शॉक्स को नहीं सह पाए। 5वां कारण है ऋण की अधिकता।
चाइना का कुल डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 300% है, यानी कि चाइना अगर 1 युआन कमा रहा है तो उस पर कर्ज 3 युआन का है। यह आंकड़ा इमर्जिंग मार्केट्स और एडवांस्ड इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। लोकल गवर्नमेंट्स का डेट टू जीडीपी रेशियो 70% से अधिक होने का अनुमान है। कई स्थानीय सरकारों के पास अपने ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त कैश फ्लो नहीं है। चाइना के अलग अलग सेक्टर्स क्राइसिस में जा रहे हैं, तो सरकार से यह अपेक्षा रहती है कि सरकार कुछ ऐसे सपोर्टिव पॉलिसीज बनाएगी जिससे उन क्षेत्रों में कुछ राहत आएगी। लेकिन अगर इन सेक्टर्स को बेल आउट सरकार करती है या फंड करती है तो सरकार पर और खर्चा का बोझ पड़ेगा, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। आज का चाइना अमीर है पर 2008 का चाइना नहीं है, जब सालाना वृद्धि दर 10% से ज्यादा हुआ करती थी, और 2008 में जब रिसेशन आया था तो चाइना फिस्कल स्टिमुलस पैकेज देकर उस रिसेशन से बच गया था। फिस्कल स्टिमुलस का अर्थ होता है इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना, उदाहरण के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, जॉब्स मिले लोगों को और जिससे उनकी आमदनी बढ़े और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। लेकिन लंबे समय तक अगर ऋण उत्पादन क्षमता की तुलना से बढ़ता गया या इनएफिशिएंट एक्टिविटीज पे खर्चा होता रहा तो विकास की दर में और कमी आ सकती है। छठा कारण है एजिंग पॉपुलेशन और बढ़ता हुआ लेबर कॉस्ट। चाइना में लोगों की औसत आयु 39 साल है। तुलना के तौर पर भारत की औसत आयु 28 वर्ष है। इस बुजुर्ग आबादी पर हेल्थ केयर कॉस्ट, सोशल सिक्योरिटी के खर्च भी ज्यादा होंगे, जिससे कि सरकार पर और बोझ बढ़ेगा। देश का TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि कुल प्रजनन दर, जो कि यह दिखाता है कि एक महिला द्वारा उसके जीवन काल में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या क्या है, यह आंकड़ा बहुत ही नीचे चला गया है। इस वर्ष यह 1.09 है, जबकि 2 वर्ष पहले यह 1.3 था। आज चाइना की फर्टिलिटी रेट जापान के फर्टिलिटी रेट से भी कम हो गई है। 2.1 TFR को रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, जिससे कि जनसंख्या स्थिर रहती है। 2.1 से कम आंकड़ा हो तो जनसंख्या घटती जाती है। जनसंख्या के घटने से और साथ साथ औसत उम्र बढ़ने से लेबर फोर्स सिकुड़ती जाती है और इसलिए लेबर कॉस्ट भी काफी बढ़ता जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। 7वां कारण है चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। हालांकि चाइना ने अपने विकास के लिए अपने आप को एक ओपन इकोनॉमिक डेस्टिनेशन की तरह प्रोजेक्ट किया, लेकिन वहां पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की सरकार है उसका कैरेक्टर बहुत ही अथॉरिटेरियन है। सरकार ने एडटेक कंपनीज, वीडियो गेमिंग और ई-कॉमर्स कंपनी पर सख्ती और बल प्रयोग किया है। सरकार ने इस आधार पर कार्रवाई शुरू की कि तकनीकी कंपनियां बहुत ही शक्तिशाली और बड़ी हो रही थी। इसके परिणाम स्वरूप रेवेन्यूज और जॉब्स में भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि इनमें से कई कंपनियों को अपना आकार छोटा करना पड़ा या फिर बंद करना पड़ा। इसके अतिरिक्त चाइना की एक टॉप डेटा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी है जिसका नाम है विंड इंफॉर्मेशन कंपनी। यह कंपनी चाइनीज मार्केट से संबंधित डेटा पब्लिश करती थी। विदेशी निवेशक अपने निर्णय लेने के लिए इस डेटा कंपनी के इंफॉर्मेशन पर निर्भर रहते थे। लेकिन जब से चाइना की अर्थव्यवस्था की कमजोरियां सामने आई हैं, तब से चाइना की सरकार ने इस कंपनी पर भी डेटा पब्लिश करने पर प्रतिबंध लगाया है। चाइना की क्या इमेज बाहर बन रही है और किस तरह के संदेश उसके देश से बाहर जा रहे हैं, इन सब चीजों पर वहां की सरकार बहुत नियंत्रण रखना चाहती है। दुनिया भी इस तथ्य से आदी हो रही है कि चाइना व्यापार के लिए उतना खुला नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था। वेस्टर्न पावर्स भी अब अन्य देशों में ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स की तलाश में हैं। इन सब के बीच भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। भारत को अपने एक्सपोर्ट्स में विविधता या डाइवर्सिटी लाने की जरूरत है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां चाइना अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ समय में भारत के इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त बहुत जरूरी है कि भारत
एफडीआई को आकर्षित करे। भारत का इस समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और वैकल्पिक गंतव्यों की तलाश में हैं, उन्हें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए आकर्षित एवं प्रेरित किया जाए। भारत ने अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने एफडीआई नॉर्म्स या मानदंडों को आसान बनाया है। बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी लाया गया है ताकि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार किया जा सके। निवेश को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, लैंड रूल्स और लेबर कोड्स में भी सुधार किए गए हैं। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जीएसटी जैसी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और खपत को बढ़ावा दिया है। भारत के साथ चीन का ट्रेड डेफिसिट 2022-23 में $83 बिलियन था। इसका मतलब ट्रेड बैलेंस चाइना के पक्ष में है। भारत ज्यादा चीजें चाइना से इंपोर्ट करता है और चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। धीरे धीरे भारतीय और चीनी अर्थव्यवस्था को डीकपल करने की जरूरत है। चीन से आने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर भी भारत ने प्रतिबंध लगाया है। इन कदमों का उद्देश्य भारत को बाहरी झटकों से सुरक्षित और अधिक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।